Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 2 मई 2023 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में जरूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, अलाइनमेंट, इनके न्यूज आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। और इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। अगर आप उसको मिस करते हो तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद में आपका जो भी स्कोर आता है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। डेली बेसिस पर 100, 200, 300 ऐसे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस टेस्ट सीरीज के अंदर में। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, जो भी मैंने इस लेक्चर से पढ़ा है उसको लेकर मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहां से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहां पे जाके अगेन आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना है, जहां पे 12,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइम पर रिप्लाई दे दूं। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं बाल्टिक सी के बारे में। तो बाल्टिक सी अभी चर्चा में आया है और मैं आपको बता दूं यूपीएससी ना कई सारे सी को लेकर पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। फॉर एग्जांपल ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, इनको लेकर ऑलरेडी सवाल बन चुके हैं। तो बाल्टिक सी को लेकर भी यहां पर कई सारे एग्जामिनेशन में, जो हमारे वनडे एग्जामिनेशन है, वहां पर ऑलरेडी सवाल बन चुके हैं। पहली चीज तो हम ये समझेंगे आखिरकार ये समुद्र न्यूज में क्यों आया है। जर्मनी और ब्रिटेन इन दोनों ने मिलकर रशियन मिलिट्री के कुछ एयरक्राफ्ट हैं, लगभग 3 एयरक्राफ्ट को बाल्टिक सी के ऊपर पकड़ा है। इस वजह से यहां पर यह बाल्टिक सी न्यूज में आया है। जब बात करते हैं बाल्टिक सी की, तो बाल्टिक सी नॉर्थ अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, जो कि नदन यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। जो पूरे यूरोप का रीजन है, उस यूरोप के ऊपरी वाले हिस्से में, नदन यूरोप में आपको देखने को मिल जाएगा ये बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के आसपास बहुत सारी कंट्रीज है जो कि इसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करती हैं। प्लस इस सी में कई सारे स्ट्रेट, गल्फ भी देखने को मिलते हैं। काफी ट्रैफिक वाला यहां पर सी आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं एक एक करके सारी चीजों को क्लियर करूंगा, ठीक है, कि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप आराम से उसको हैंडल कर पाओ। इतना आपको समझ में आया कि हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में यानी नदन यूरोप में ये सिचुएटेड है। उसके बाद में बोला जाता है कि देखो, जो ये बाल्टिक सी है ना, ये दुनिया का एक ऐसा सी है जहां पर बहुत ज्यादा ब्रैकिश वाटर पाया जाता है, यानी जो खारा पानी होता है वो यहां पर पाया जाता है। और लेकिन इस पानी की जो सैलिनिटी है, जो खारापन है, वो आज के समय में कम हो गया है। क्योंकि आप अगर दुनिया भर के बाकी सारे ओशंस को देखोगे तो वहां पे खारापन ज्यादा है, ज्यादा नमक देखने को मिलेगा। बट यहां पर इस बाल्टिक सी में जो खारापन है ये बहुत कम है। बहुत कम इसलिए हो गया है क्योंकि आसपास से कई सारी नदियां आती हैं और वो सब अपना जो फ्रेश पानी है वो इस समुद्र के अंदर में छोड़ देती हैं। इससे कहीं ना कहीं जो समुद्र का पानी का जो खारापन है, सैलिनिटी है, वो अभी के समय पर कम हो चुकी है, क्योंकि इसके आसपास कई सारी सराउंडिंग कंट्रीज भी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। अगर हम बाल्टिक सी के आसपास जो बॉर्डर्स से रिलेटेड कंट्रीज हैं, अगर हम उनको देखना स्टार्ट करें तो जैसे स्वीडन एक बहुत बड़ा बाउंड्री को शेयर करता है बाल्टिक सी के साथ में। ऐसे ही फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इवन हम एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया इन तीनों देशों को बाल्टिक कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं, याद होगा, ठीक है। इधर रशिया का कुछ हिस्सा है, पीछे रशिया है ही। देन उसके बाद में इधर पोलैंड है, इधर जर्मनी है और इधर डेनमार्क है। ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि क्या कर रही हैं, बाल्टिक सी के साथ में बाउंड्रीज को शेयर कर रही हैं। बीच में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। यहां पर एक आपको गल्फ देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है। तो गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है, ये बात ध्यान में रखनी है। और दूसरा है गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में आपको ये वाला गल्फ देखने को मिल जाता है। अब एक और पिक्चर पर आते हैं। इस पिक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की गई हैं, जो चीजें यहां पर मैंने आपको लिखित में भी प्रोवाइड करवा दी हैं कि अगर आपसे पूछा जाए बाल्टिक सी के आसपास कौन कौन से देश हैं, तो डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, सबकी लोकेशंस हम लोगों ने यहां पर देखी है। इस समुद्र की यानी बाल्टिक सी की जो डेप्थ है वो लगभग 55 मीटर्स के आसपास ये देखने को मिल जाती है। बाल्टिक सी में 3 बड़ी बड़ी गल्फ हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रीगा। तो गल्फ ऑफ बोथनिया तो हमने देख लिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड हमने देख लिया। अब गल्फ ऑफ रीगा कहां पर है, तो गल्फ ऑफ रीगा आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि लातविया की कैपिटल है रीगा।
है ना, इसके नाम के ऊपर इस गल्फ का नाम रखा है। तो एस्टोनिया लातविया से सटा हुआ यहाँ पर आपको ये वाला गल्फ देखने को मिल जाएगा, दैट इज गल्फ ऑफ रीगा। गल्फ बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पर एक हिस्सा बन जाता है जो सी शेप ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, समुद्र का एक हिस्सा जो कि थोड़ा अंदर सा घुसा हुआ है, इसी को हम लोग यहाँ पर गल्फ बोलते हैं। तो गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा। इवन यहाँ पर एक और गल्फ पड़ता है, गल्फ ऑफ इग्नास्क करके यहाँ पर एक गल्फ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पोलैंड की कैपिटल के ऊपर में जो नाम है वो रखा गया है। अब देखो बात यहाँ पर क्या है, इतनी बात हमने समझ ली कि हाँ कौन कौन से गल्फ आते हैं। प्लस बोला जाता है कि लगभग 250 से ज़्यादा अलग अलग नदियाँ, अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं वो सब यहाँ पर इस समुद्र में खाली हो जाती हैं, यानी कि आकर गिर रही होती हैं। तो इस वजह से जो बाल्टिक सी का जो पानी है उसका खारापन आज के समय में कम हो गया है। और जो सबसे बड़ी नदी आकर बाल्टिक सी में गिरती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नेवा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी लार्जेस्ट रिवर है जो बाल्टिक सी में आकर गिरती है, उसका नाम नेवा है। ध्यान रखना क्योंकि ये टॉपिक चर्चा में, तो आपसे कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्लस आपने देखा इस बाल्टिक सी में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, तो लगभग 20 से ज्यादा आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ आर्किपेलागोस भी हैं, यानी कि छोटे छोटे आइलैंड के ग्रुप्स भी हैं। और इन आइलैंड में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है गॉटलैंड। गॉटलैंड बेसिकली यहां पर स्वीडन से थोड़ी सी दूरी पर है और ये बाल्टिक सी का सबसे बड़ा आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है। गॉटलैंड को अगर आप देखना चाहो तो ये रहा एग्जैक्टली आपको यहां से दिख जाएगा। कुछ ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स है बीच में जो कि इस पिक्चर में क्लियरली विजिबल भी नहीं है, वो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। ये बात यहां पर आपने ध्यान में रखनी है। बट गॉटलैंड की बात हो रही है तो यहां पर गॉटलैंड के बारे में आप ध्यान रख सकते हो। स्वीडन से थोड़ी सी दूरी पर ये गॉटलैंड जो है वो लोकेटेड है। आगे आते हैं, हमने गल्फ के बारे में बात कर लिया। अब देखो यहाँ पे ना बाल्टिक सी के आसपास कुछ कंट्रीज हैं, उनको बाल्टिक नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। और वो बाल्टिक नेशंस कौन से हैं, तो हमारे यहाँ पर 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिसको बाल्टिक नेशंस का दर्जा दिया गया है। वो 3 देश कौन कौन से हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया। तीनों आपस में बाउंड्री को शेयर करते हैं, सटे हुए हैं। इनको यहाँ पर ये बाल्टिक नेशंस का जो है पूरा का पूरा टैग मिला हुआ है। ये कहाँ पर है, ये रहा एस्टोनिया, ये रहा लातविया, ये रहा लिथुएनिया, ये रहे तीनों देश और ये रहा बाल्टिक सी। इनको बाल्टिक कंट्रीज के नाम से भी हम जानते हैं, तो आपने ये भी याद रखना है। क्लियर हो गया। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। अगला आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है नॉर्थ मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 के बारे में। आपको पता है संडे में ये वाला वीडियो नहीं आता है, फिर कल मंडे में भी नहीं आ पाया था, बट जो हमारे 2 दिन के में मतलब एक आध आर्टिकल जो चर्चा में थे, जो इंपॉर्टेंट थे, उसको मैंने वीडियो में लगा दिया है। तो आप कभी भी परेशान मत हुआ करो इस चैनल के ऊपर जो दोनों वीडियोज आती हैं उसको लेकर। जो कंटेंट चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो आपका कवर हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 रिसेंटली चर्चा में थी। आज हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो अभी हमारी यूनियन कैबिनेट ने इस प्रकार की जो एक नीति है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023, इसको अप्रूवल दे दिया है। इस पॉलिसी का मेन मकसद क्या है, देखो इस पॉलिसी का मेन मकसद है कि हम मेडिकल डिवाइस सेक्टर को ग्रो कर सकें। यानी जो मेडिकल सेक्टर में लोगों की हेल्थ चेकअप के अंदर जो अलग अलग डिवाइसेस का यूज किया जाता है, अलग अलग मशीन्स का यूज किया जाता है, उसको हम थोड़ा सा ग्रो कर सकें, उसकी ग्रोथ को हम इंडिया में बढ़ा सकें। और कहीं ना कहीं वो जो मेडिकल डिवाइस अगर अच्छे होंगे, है ना, और काफ़ी सस्ते होंगे, तो इससे जो यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग टारगेट कर पाएंगे, है ना। यानी कि मेडिकल डिवाइस के ऊपर अगर काम कर लिया जाए, एडवांस लेवल के डिवाइसेस हमारे पास में आ जाएं और हम अच्छे से देश भर में उसको इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ है उसका आराम से यहाँ पर ध्यान रखा जा सके। तो उसी के लिए यहाँ पर इस पॉलिसी को लेकर आया गया है, जिसमें हम मेन फोकस करने वाले हैं कि जो मेडिकल डिवाइस उनको अफोर्डेबल बनाया जाए, क्वालिटी वाला मेडिकल डिवाइस हो, प्लस नए नए इसमें आविष्कार हम लोग करते रहें, ठीक है। तो मेडिकल डिवाइस सेक्टर का पहले हमने बैकग्राउंड समझना होगा कि आखिरकार भारत में स्थिति क्या है इस मेडिकल डिवाइस सेक्टर की। देखो मेडिकल डिवाइस सेक्टर इंडिया में एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे खासकर हेल्थ केयर के लिए, क्योंकि अगर मेडिकल डिवाइसेस अच्छे नहीं होंगे तो ऑब्वियस ये बात है अच्छी तरीके से हेल्थ चेकअप नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई बीमारी है ना, कोई भी डिजीज़ है, कोई इलनेस है, कोई डिसेबिलिटी है, तो उसको प्रॉपर्ली डायग्नोस करने के लिए, उसकी बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए हमें मेडिकल डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। तो मेडिकल डिवाइस जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इम्प्लांट्स, कंज्यूमेबल, डिस्पोजेबल, आईवीडी, इस प्रकार के यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग मशीनरीज होती हैं। इंडिया का जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इस वजह से इसको हम लोग सनराइज सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज के समय में अगर आप इंडिया के मेडिकल डिवाइस सेक्टर का साइज अगर देखते हो तो वो लगभग $11 बिलियन का है। और हमारे अगर दुनिया भर का मेडिकल डिवाइस सेक्टर देखें तो उसमें इंडिया केवल और केवल 1.5% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है आज के समय में। हमारा टारगेट यही है कि हम इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएं, इंडिया का जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है उसको हम $11 बिलियन से बढ़ाकर आगे और बड़े लेवल पर लेकर जाएं।
तो इसी के लिए यहां पर जो ये मेडिकल डिवाइस को लेकर ये जो पॉलिसी है, जो ये नियम है, जो नीति है, उसको लेकर आया गया है। सरकार ऑलरेडी यहां पर काम कर रही है मेडिकल डिवाइसेस को ग्रो करने के लिए। सरकार ने जो पीएलआई स्कीम है, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये ऑलरेडी चला रखा है मेडिकल डिवाइस के लिए। अब पीएलआई स्कीम को समझाने की जरूरत नहीं है, नाम से पता चल रहा है कि देखो पीएलआई स्कीम को लाया जाता है ताकि हम इसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। जो भी प्रोडक्शन करेगा उसके बदले में सरकार जो है उसको इंसेंटिव देगी। तो मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को लागू किया गया, सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया। 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क को अलग अलग राज्यों में सेटअप किया गया। उस सेटअप करने के लिए सपोर्ट दिया, खासकर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर में। और इस पीएलआई स्कीम के अंडर में आप देखोगे अभी तक लगभग 26 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिसको अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें 1200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर एक प्रॉमिस कह सकते हो, या यहां पर जो कमिटमेंट जो है वो यहां पर दिया गया है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है, काफी इन्वेस्टमेंट आने वाले समय पर होने वाला है ताकि हम मेडिकल डिवाइस सेक्टर को ग्रो कर सकें। नाउ अभी जो 2023 वाली पॉलिसी आई है इसके भी कुछ अपने आप में फीचर्स हैं। इसका मेन फीचर यही है कि हम क्या कर सकें, इस मेडिकल डिवाइस सेक्टर को यहां पर ग्रोथ पर लेकर आ सकें, इसको और ज्यादा बड़े लेवल पर बढ़ाएं। आज के समय में इंडिया जो है दुनिया भर के मेडिकल डिवाइस सेक्टर में अपना 1-2% का कंट्रीब्यूशन देता है। हम चाहते हैं 10 से 12% का कंट्रीब्यूशन दे आने वाले 25 सालों में, इसलिए यहां पर इस पॉलिसी को लेकर आया गया है। एट द लास्ट यहां पे बोला गया है कि जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है इसको हमारा एक टारगेट रखा गया है हमने, और टारगेट यह है कि जैसे आज मैंने आपको बताया कि आज के समय में हमारी जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है वो $11 बिलियन की है। तो इस मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 का टारगेट यह है कि साल 2030 तक हम क्या कर सकें, इस इंडस्ट्री को $50 बिलियन तक पहुंचा सके, $50 बिलियन तक। तो ज्यादा ग्रोथ प्लस जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया भर में वो ज्यादा हो इंडिया की साइड से, प्लस यहां पर ये जो इंडस्ट्री है वो $11 बिलियन से $50 बिलियन हो सके। यही है हमारी नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। समझ गए? मजा आ गया? नाउ आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है दोस्तों 2000 लाइक्स का, प्लीज आप उसको अचीव करवा सकते हो। नाउ अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। हम बात करने वाले हैं सांची स्तूपा के बारे में। तो सांची स्तूप को लेकर कुछ फैक्ट्स जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि सांची एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हुआ क्या है कि ये जो एरिया है ना, ये इंडिया का पहला सोलर सिटी बनने वाला है, इस वजह से यहां पर ये सांची चर्चा में है। तो सांची के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सांची कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर में जो रेजन डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको ये लोकेटेड देखने को मिलेगा। सांची एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस प्लेस है। यहां पे आप देख पाओगे इस एरिया का ना बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कनेक्शन है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आप कह सकते हो। प्लस यहां पे इंडिया के जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है वो भी नजर आते हैं। जो बुद्ध से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स है वो देखने को मिलेंगे, उनको अच्छी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। और इन मॉन्यूमेंट्स को कहीं ना कहीं यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दे रखा था 1989 के अंदर में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कहां पर है? तो इंडिया का ये रहा मैप। यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश के साथ में कौन कौन से राज्य बॉर्डर्स को शेयर करते हैं? तो इधर यहाँ पे राजस्थान है, देन ऊपर नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है, फिर इसके बाद में यहाँ पर वेस्टर्न साइड में ईस्टर्न साइड में छत्तीसगढ़ है, नीचे साउथ साइड में आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा और वेस्ट साइड में आपको गुजरात देखने को मिलेगा। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। अब आती है बात सांची मॉन्यूमेंट की। तो यहां पर ये जो साइट है सांची का, यहां पर अलग अलग बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग पिलर्स हैं, प्लेसेस हैं, टेम्पल हैं, जो बुद्धिस्ट मठ हुआ करते थे वो मोनेस्ट्रीज भी हैं, है ना, जो कि 2nd से लेकर 1st सेंचुरी बीसी को बिलोंग करती हैं। तो आज के समय पर मध्य प्रदेश यहाँ पर पूरी तरह से उनको सुरक्षा देकर रखा हुआ है, पूरी तरह से यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन देकर उन एरियाज को रखा गया है। प्लस ये जो है ना बहुत ही पुरानी बुद्धिस्ट सेंचुरी मानी जाती है। बहुत सारे बुद्धिस्ट सेंटर इंडिया में रहे हैं 12th सेंचुरी एडी तक, है ना, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर यही था। सांची की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट निकल कर आया है वो है सांची स्तूपा, जो कि यहाँ पर आप लोगों ने ये जो पिक्चर देखा है, ठीक है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है बुद्धिज्म के अंदर में। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट की जब हम लोग बात करते हैं सांची स्तूपा, ठीक है। अब देखो बात की जा रही है जो ये प्रोमिनेंट सा ये जो सांची स्तूपा है ना, इसको ग्रेट स्तूपा के नाम से भी जानते हैं। प्लस और भी छोटे छोटे और भी स्तूपास इसके आसपास लोकेटेड हैं। और उसके बाद
छोटे छोटे स्तूपा हैं, असेंबली हॉल हैं, अशोकन पिलर भी देखने को मिलेगा जहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। अलग अलग मठ आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि 4th और 11th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। जब आप यहाँ पर स्तूपा का पूरा स्ट्रक्चर देखते हो तो स्तूपा के ऊपर जस्ट लगी होती है छतरी, इसको हम लोग बोलते हैं छतरी, और इस एरिया को बोलते हैं हर्मिका, इसको बोलते हैं अंडा। देन उसके बाद यहाँ पर यह है मेडी, देन यहाँ पर आता है वेदिका, फिर उसके बाद में यह है प्रदक्षिणा जहाँ पे घूमा जाता है, और यह है पथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग जो इसकी लेबलिंग है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। सांची स्तूपा के बारे में कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स और हैं वो यहाँ पर जान लो। इस सांची स्तूपा को किसने बनवाया है, तो इसको बनवाया गया है मौर्यन एम्पायर अशोका के थ्रू 3rd सेंचुरी BC के समय में। प्लस यहाँ पर बुद्धा के कई सारे रिमेन्स हैं, है ना, तो यहाँ पर इस वजह से इस एरिया को काफ़ी प्रोटेक्शन दी जाती है। और जैसे यहाँ पर ये लोकेशन ये फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, डोम होता है, डोम को यहाँ पर अंडा बोला जा रहा है। फिर उसके बाद में इस प्रकार से जो ऊपर हर्मिका है, ये मैंने हर्मिका आपको बताया। तो इस प्रकार के जो पूरा का पूरा जो इसका लेबलिंग है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है EFTA के बारे में, दैट इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में। तो ये EFTA क्या है आओ समझते हैं। खबर क्या है, देखो न्यूज़ यह है कि इंडिया और 4 कंट्रीज जो EFTA वाली हैं इन्होंने हाल ही में कुछ डिस्कस किया है। डिस्कस ये किया है कि किस तरीके से EFTA भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ा सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाने के बाद में क्या होगा, इनके जो इकोनॉमिक रिलेशंस है वो मजबूत हो जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर डिस्कशन किया गया है। तो इंडिया और EFTA के बारे में डिस्कशन हुआ है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EFTA इसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कई बार लोग पूछते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो भी कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन में इस ग्रुप में हैं उनकी गवर्नमेंट, उनकी सरकारें आपस में बैठकर मिलकर काम करती हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये FTA, इसको बनाया गया था 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के थ्रू। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को यहां पर बढ़ाना। खासकर कह सकते हो EFTA का मेन काम क्या है, इसके जो मेंबर्स हैं यूरोप के अंदर में, है ना, दुनिया भर में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में यहाँ पर फ्री ट्रेड इकोनॉमी को बढ़ाना, है ना। इसके जो मेंबर्स हैं EFTA के प्लस दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं इनके आपस में इकोनॉमिक रिलेशंस को, व्यापार को बढ़ावा देने के ऊपर काम करता है। अच्छा, तो EFTA में कितने मेंबर हैं, तो EFTA में आज के समय में 4 मेंबर्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। वो 4 मेंबर्स कौन कौन से हैं, आइसलैंड, फिर उसके बाद में लिechtenstein, देन उसके बाद में नॉर्वे, देन उसके बाद में स्विट्जरलैंड। ये आपको 4 कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं EFTA के अंदर में। ये चारों कंट्रीज के रिलेशन दुनिया भर के साथ में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएं, ये मेन फोकस रखता है ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, दैट इज EFTA। EFTA के अंदर में जो ये 4 कंट्रीज है ना, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग नेटवर्क डेवलप कर रखा है। इनका मेन यही काम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के साथ में, और ये काम इन्होंने किया। ये 60 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं ये चारों देश। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का फायदा मेन ये होगा कि जो भी व्यापार होगा, जो भी ये देश किसी दूसरे देश के साथ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे वो यहाँ पर ड्यूटी फ्री कर सकते हैं। यानी कि जब भी कोई देश इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज चार्जेस लगाई जाती हैं, वो चार्जेस हटा दी जाएंगी, जिससे यहाँ पर नॉर्मल चार्ज लिया जाएगा और व्यापार थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, और इससे यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, कंट्रीज के अंदर डिमांडें बढ़ेंगी, सस्ता दाम मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका एक मेन मकसद होता है। इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कैसे यहाँ पर EFTA बॉडी चलती है, तो EFTA कहीं ना कहीं एक इसका मतलब EFTA का एक अपने आप में गवर्निंग बॉडी है जिसको हम लोग EFTA काउंसिल के नाम से जानते हैं। EFTA काउंसिल की मीटिंग हर साल 8 बार होती है, एम्बेसडर वाली, यानी इन कंट्रीज के एम्बेसडर आपस में मिलकर बातचीत करते हैं। लेकिन जो मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग होती है वो यहाँ पर 1 साल में 2 बार होती है। फिर उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान रखना, EFTA का हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर में देखने को मिल जाता है। इनका अपना यहाँ पर एक सर्विलांस अथॉरिटी है जिसका मेन काम क्या है, EFTA के जो नियम है उसको मॉनिटर करना, सही से लागू करवाना। इनका खुद का कोर्ट भी है कि अगर कोई मामला आता है इन कंट्रीज से डिस्प्यूट से संबंधित, तो यहाँ पर उस मामले को इन कोर्ट में देखना। तो यहाँ पर यह था पूरा का पूरा EFTA का कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से एक और कॉन्सेप्ट आता है यूरोप के अंदर में, वो है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, दैट इज EEA। अब यहाँ के ये क्या है, देखो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में कुछ मेंबर स्टेट्स आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन के। एक तो देखो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के 3 कंट्रीज हो गई, आइसलैंड, उसके बाद में लिechtenstein, देन उसके बाद में नॉर्वे।
स्विट्जरलैंड को छोड़कर ये जो 3 देश हैं ये तीनों यहाँ पर EFTA के हो गए, प्लस यूरोपियन यूनियन के कई सारे मेंबर्स होते हैं। ये सब मिलकर कौन सा ग्रुप बनाते हैं? यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, दैट इज EEA। और जो EEA है इसका जो एग्रीमेंट है लगभग 1 जनवरी 1994 में किया गया था, और इनका भी मेन मकसद यही है कि हम व्यापार और इकोनॉमिक रिलेशंस को मजबूत कर सकें। तो EEA में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यूरोपियन यूनियन की भी काफी सारी कंट्रीज ऐड हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन अलग से ग्रुप है 27 देशों का। समझ गए? क्लियर हो गए? बहुत ही सिंपल शब्दों में आपलोग को यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है EFTA का वो समझा दिया है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को अगेन आप लोग GS पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के साथ में लिंक कर सकते हो। बात की गई है कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। अब कोणार्क सन टेम्पल के बारे में आपने काफी बार सुना भी होगा, ठीक है। मैंने भी काफी बार यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ा है कोणार्क सन टेम्पल के बारे में, काफी बार मैंने आपको पढ़ाया भी है वीडियोस के अंदर में। तो हुआ ये, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज ASI, जिनका मेन काम होता है मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा करना, इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सामने रख दिया कि भैया यहाँ पर जो फोटोग्राफर्स हैं अगर उनको सन टेम्पल के अंदर ऑपरेट करना है, फोटोज खींचनी है, तो उसके लिए ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। बट पिटिशनर्स ने यहाँ पर क्या किया, इस क्राइटेरिया को चैलेंज किया है उड़ीसा हाईकोर्ट के अंदर में, इस वजह से यहाँ पर ये मामला चर्चा में है। तो ओवरऑल हम बात करने वाले हैं कोणार्क सन टेम्पल की, क्योंकि यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल के अंदर फोटो खींचने की ही बात की गई है। कोणार्क सन टेम्पल की जब हम बात करते हैं तो ये ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, खासकर कोस्ट लाइन वाले रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा। इस कोणार्क सन टेम्पल को किसने बनवाया था? किंग नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के यहाँ पर राजा हुआ करते थे। ये बात है 1244 की, उस समय पर इस टेम्पल को बनवाया गया था। साथ ही साथ में इस टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल जाता है 1984 में, जो यूनेस्को यहाँ पर इसको ये टैग देता है। इस टेम्पल के अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, क्योंकि इस टेम्पल को हम लोग सूर्य देवालय भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा मंदिर डेडिकेट किया गया है सूर्य देव को, यानी कि जो हमारे हिंदू गॉड हैं सूर्यदेव, उनको यहाँ पर ये डेडिकेट करा गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे सूर्यदेव का रथ होता है ना, इस रथ में यहाँ पर 7 घोड़े आपको देखने को मिलेंगे, वैसे ही यहाँ पर ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल में भी कुछ चरखे बनाए गए हैं, कुछ पहिए बनाए गए हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल अभी ध्यान रखो कि ये जो हमारे सूर्यदेव हैं उनको यहाँ पर डेडिकेट किया गया है सूर्य देवालय। प्लस ये जो टेम्पल है ना, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, या फिर कह सकते हो कलिंगा आर्किटेक्चर का। ये पूरा का पूरा टेम्पल बना है कलिंगा आर्किटेक्चर में, ठीक है। इस प्रकार का आर्किटेक्चर वहां पर यूज किया गया है। प्लस ये जो टेम्पल के कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा ऊंचाई पर बने हुए हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे। एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ये टेम्पल बनाए। और अब मैं जो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना। ये मैंने सर्किल बनाया इधर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक पहिया है, इधर यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी एक पहिया बना हुआ है, यहाँ पर भी एक पहिया बना हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर इस टेम्पल के आसपास पहिए बने हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा रथ है, सूर्यदेव का रथ है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर बोला जाता है जो टेम्पल है ये सूर्यदेव को डेडिकेट किया गया है। फिर उसके बाद में बोला गया है कि देखो ये ना टेम्पल पूरी तरह से ईस्ट साइड में फेस करता हुआ देखने को मिलेगा। जो सूर्यदेव की मतलब सूर्य की जो पहली किरण पड़ती है ना, वो इस मंदिर के मेन एंट्रेंस पर पड़ती है। इस प्रकार से यहाँ पर टेम्पल को बनाया गया है। इस टेम्पल के किनारे किनारे व्हील्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग पहिए यहाँ पर बनाए गए हैं, है ना। फिर साथ ही साथ में इस टेम्पल का जब अगर आप लोग बेस देखोगे और नीचे का हिस्सा देखोगे जो कि पिक्चर्स में क्लियरली विजिबल नहीं है, तो वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स, वॉरियर्स, हॉर्सेस, इन सब के पिक्चर्स भी आपको नजर आते हैं। टेम्पल की वॉल को देखोगे तो यहाँ पर ब्यूटीफुल सेंसुअल फिगर्स वगैरह भी यहाँ पर बनाई गई हैं, है ना, उनको नक्काशियां करके बनाया गया है। ये जो टेम्पल है ये कौन से पत्थर से बना है? तो ये खोंडालाइट रॉक से बना है, जिसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। अब ब्लैक पगोड़ा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर इस पत्थर का, इस रॉक का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क देखने को मिलता है। ये टेम्पल कहीं ना कहीं हिंदूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हर साल एक फेस्टिवल लगता है जिसका नाम है चंद्रभागा फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पर ये फरवरी के महीने में जो फेस्टिवल है लगाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी माना जाता है। तो ये थे यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल के बारे में कुछ रेलिवेंट तथ्य, फैक्ट्स, जो कि यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं। इवन आपने 10 रुपये का नोट देखा होगा। 10 रुपये के नोट के ऊपर जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो पहिया बना हुआ है, ये बेसिकली कोणार्क सन टेम्पल का स्ट्रक्चर आप ये देख पा रहे होंगे। ये कोणार्क सन टेम्पल है और ये 10 रुपये के नोट पर आपको ये वाला पिक्चर नजर आता है। अगले आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है CDSCO के बारे में, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या मामला है समझते हैं, CDSCO क्यों न्यूज़ में है। तो हाल ही में CDSCO ने लगभग 48 बहुत ज़्यादा कॉमन जो दवाइयाँ होती हैं, है ना, उसको झंडी दिखाई है, क्योंकि यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं कहीं ना कहीं अलग अलग ड्रग सेफ्टी टेस्ट में फेल भी हुई हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है।
तो खैर ये चीज़ें आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती हैं, एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली बॉडी के बारे में पूछ लिया जाएगा क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSO क्या है? CDSO एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत की, जो कि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए काम करती है और इस बॉडी को यहाँ पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के तहत बनाया गया है। यह बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप ध्यान रखना, दवाइयों की बात हो रही है तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करती है। फिर उसके बाद में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसी प्रकार की एक और बॉडी है DCGI। DCGI जो है ना, ये CDSO का हेड भी है, ठीक है। तो CDSO इसका मेन काम भी जो है दवाइयों वगैरह का जो यहाँ पर कंट्रोल है वो करना, और वैसे यहाँ पर काम DGCI का भी है। तो DGCI बेसिकली थोड़ा बड़ा है, तो DGCI CDSO का हेड है। वैसे CDSO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत देखें तो जो CDSO है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो क्या क्या है? कोई नई दवाई है, अगर उसको अप्रूवल देना है मार्केट के लिए तो अप्रूवल देने का काम करना, प्लस किसी दवाई को लेकर क्लिनिकल ट्रायल करने का लेकर यहाँ पर अप्रूवल देना, प्लस दवाइयों को लेकर कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आना, प्लस जो इंपोर्टेड दवाइयाँ होती हैं हमारे देश में जो बाहर विदेश से आती हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल करना, प्लस यहाँ पर जो स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर लेकर चलना, ये सारा काम CDSO का देखने को मिल जाता है। CDSO जो है ये स्टेट रेगुलेटर्स के साथ में, यानी राज्य सरकार में जो रेगुलेटर्स हैं इनके साथ मिलकर यहाँ पर काम करता है। इनका काम मेन है यही कि जो इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं उनको यहाँ पर हम लोग अप्रूवल दे सकें। तो CDSO के बारे में जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है, एग्जाम में कुछ भी आता है तो आप आराम से उसको हैंडल कर पाओगे। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में लेसर फ्लेमिंगो के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये जो आपको बर्ड दिख रही है थोड़ा सा गुस्से में है ना, वैसे यहाँ पर ये है ही ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसा अपीयरेंस ऐसा इस बर्ड का, तो इसको नाम दिया गया लेसर फ्लेमिंगो। तो हाल ही में लगभग 6 साल बाद ये जो लेसर फ्लेमिंगोज हैं फाइनली पुलिकट लेक में पहुंच चुके हैं। लगभग 6 साल पहले ये बर्ड दिखाई दी थी पुलिकट लेक में, वहीं पर पाई जाती थी, बट 6 साल तक कोई बर्ड ये दिखाई नहीं पड़ी, अब फाइनली देखने को मिली है। इस वजह से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट भी है, पुलिकट लेक इंपॉर्टेंट भी है, प्लस इस बर्ड के बारे में जानना भी जरूरी है। लेसर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो क्या है ना, देखो फ्लेमिंगोस की अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग बर्ड्स हैं, उसमें से जो सबसे छोटी वाली प्रजाति है वो यहाँ पर यही देखने को मिल जाएगी, लेसर फ्लेमिंगो। फिर उसके बाद में लेसर फ्लेमिंगो में जो मेल्स होते हैं, यानी कि जो मेल्स वाली प्रजातियां होती हैं थोड़ी ज़्यादा टॉल होती हैं फीमेल से। इनका हैबिटेट क्या है, तो जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, तट वाले रीजन है, पानी में रहना इनको थोड़ा ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये बर्ड्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो अफ्रीका प्लस एशिया के कॉन्टिनेंट्स हो गए, तो एशिया और अफ्रीका में स्पेशली यहाँ पर पाई जाती हैं, आप ऐसा कह सकते हो। और इंडिया जो है तो एशिया में आता है, तो बेसिकली हम लोग अभी इंडिया की बात कर रहे हैं। अब ये जो बर्ड्स से खाती क्या है, तो इनका मेन काम है जो ब्लू ग्रीन एल्गाई होती है, पानी के ऊपर आपने देखा होगा हरी नीली कलर की जो काई जमती है उसको खाने का यहाँ पर ये मेन काम करते हैं, प्लस छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी यहाँ पर ये जो बर्ड्स हैं वो खाकर जीवित रहती हैं। इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, यानी कि इनको किस प्रकार से सुरक्षा दे रखी है। तो IUCN के अंदर में इनको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर कर रखा है। नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर करने का मतलब यह है कि जो ये बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं ये खतरे के पास में है, इनकी संख्या आने वाले समय पर जल्दी खत्म हो जाएगी, इस वजह से इनको सुरक्षा देना जरूरी है। नाउ अब बात करते हैं पुलिकट लेक के बारे में, क्योंकि पुलिकट लेक में ही ये बर्ड्स पाई गई हैं। पुलिकट लेक को लेकर कुछ की फैक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे देश में जो पुलिकट लेक है ये दूसरा सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर का लेक है, यानी कि खारे पानी का यहाँ पर ये झील देखने को मिलेगी। पुलिकट लेक कहाँ पर है, तो जस्ट यहाँ पर आपको ये बॉर्डर देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, यहीं पर आपको ये पुलिकट लेक देखने को मिल जाती है। तो पुलिकट लेक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ज़्यादा जो हिस्सा है इस लेक का, इस झील का, वो आंध्र प्रदेश के अंदर में है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो एरिया है काफ़ी पॉपुलर है, यहाँ पे फ्लेमिंगो खासकर आती हैं, तो फ्लेमिंगो को अगर देखना है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट साइट आप इसको कह सकते हो। क्लियर हो गया, चलो आगे आता हूँ उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 के बारे में डिस्कशन किया गया है। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि देखो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है, कौन सी बैंक, वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को रिलीज किया है। अब इस पूरी रिपोर्ट का नाम यहाँ पर देखो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट माइग्रेंट रेफ्यूजी सोसाइटी, माइग्रेंट रेफ्यूजीज, इन सभी को लेकर जो भी डेटा है उसको कवर करने का काम करता है। तो इस रिपोर्ट के पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहली चीज जो आपने एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, जब मैं बोलता हूं ना तो उस चीज को छाप लिया करो दिमाग में।
पहली चीज यह है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी ने। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे पिछले 15-20 सालों के, तो कम से कम आपको 6-7 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे कि हमेशा पूछा गया ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। अब इस रिपोर्ट ने यह बोला है दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है उसकी 2.3% जो पॉपुलेशन है ना, 2.3% पॉपुलेशन, जिसमें 37 मिलियन रेफ्यूजीज भी हैं जो शरारती हैं, है ना, जो कि अपने देश से यहाँ पर बाहर रह रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वो लोग हैं जो कि अपने देश से बाहर रह रहे हैं, दूसरी जगह में रह रहे हैं। ठीक है, अपनी नेशनलिटी से बाहर रह रहे हैं, किसी ना किसी कारणवश उनके देश में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे दूसरी देश में जाकर इन्होंने शरण ले लिया। जैसे भारत में भी कई सारे यहाँ पर अलग अलग देशों के लोग हैं जो कि यहाँ पर एज अ माइग्रेंट, एज अ रेफ्यूजी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है कि देखो जो लो स्किल्ड इंडियंस है, यानी कि ऐसे इंडियंस जिनके पास में स्किल्स बहुत कम है, वो कहीं ना कहीं यूएसए में माइग्रेट भी करे हैं, और यूएसए माइग्रेट करने के बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, उनकी जो इनकम है वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। ऐसे केसेस भी नजर आए। प्लस जो हाई स्किल्ड वर्कर्स है जिनके पास में बहुत ज़्यादा स्किल है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर्स, इनकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा हुई है पहले के मुकाबले में, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनकी इनकम में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर इंडिया, यूएस, इंडिया बांग्लादेश प्लस इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं टॉप कंट्रीज रही हैं, जैसे इंडिया यूएस के बीच में, इंडिया बांग्लादेश में और इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में। जो ये माइग्रेंट हैं सबसे ज्यादा ट्रैवल करें इधर से उधर, उधर से इधर, यानी कि भारत से यूएस, यूएस से इंडिया, है ना, ज्यादातर इंडिया से यहाँ पर यूएस ही जा रहे हैं माइग्रेंट्स। फिर उसके बाद में इंडिया बांग्लादेश में, बांग्लादेश से कई सारे माइग्रेंट्स इंडिया आए हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो गया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आपका यहाँ पर जो ये अरब कंट्रीज हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया से कई सारे लोग यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंट्री, इस कोऑपरेशन काउंसिल वाले देशों के अंदर में जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये टॉप माइग्रेंट कॉरिडोर्स हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा माइग्रेंट की हलचल देखने को मिल रही है, इधर से उधर और उधर से इधर। समझ गए। अब बात यह है कि इस रिपोर्ट ने ये तो हाईलाइट करके बता दिया, बट अब बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानना भी जरूरी है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन काम क्या है, जो देश में लो और मिडिल इनकम देश हैं या डेवलपिंग कंट्रीज जिनकी आय इतनी अच्छी नहीं है, उनको लोन्स प्रोवाइड करवाना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ये काम वर्ल्ड बैंक का देखने को मिलता है। वर्ल्ड बैंक को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में ही बनाया गया था 1944 में एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक के अंदर में अलग अलग ग्रुप्स आते हैं, जैसे IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। और इन सारे ग्रुप्स का जो मेन मकसद आप देखोगे, मेजरली, मोस्टली बोल रहा हूं, मोस्टली जो ग्रुप्स हैं इनका मेन मकसद यही है कि जो लो इनकम कंट्रीज है जहां पर आय बहुत कम है, सरकार के पास में ज्यादा पैसा नहीं है, उनको सपोर्ट करना, उनको लोन प्रोवाइड करवाने का ये काम करती हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक के अलग अलग ग्रुप्स है जिसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रख सकते हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है नॉर्थ सी समिट के बारे में। अब ये नॉर्थ सी समिट क्या है आओ समझते हैं। हाल ही में 9 यूरोपियन देश इस दूसरी नॉर्थ समिट के दौरान इन्होंने क्या किया है, एक डिक्लेरेशन को साइन कर लिया है। और डिक्लेरेशन को साइन करते हुए इनका मकसद यह है कि जो हम लोग नॉर्थ सी है ना, पूरा का पूरा जो नॉर्थ समुद्र है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रीन पावर प्लांट में बदल देंगे। इस प्रकार का एक एग्रीमेंट रिसेंटली यूरोपियन कंट्रीज ने साइन किया नॉर्थ सी समिट के दौरान। तो ये नॉर्थ सी सम्मेलन क्या है आओ डिस्कस करेंगे। देखो अब की बार जो ये सम्मेलन हुआ है ये दूसरा सम्मेलन है, सेकंड समिट है। ये सेकंड समिट कहां पे हुआ है, सिटी ऑफ ऑस्टेंड में। अब ये ऑस्टेंड शहर कहां पर है, ये ऑस्टेंड शहर आपको देखने को मिलेगा बेल्जियम के अंदर में। कहां पर, बेल्जियम में। अब आपको कि बेल्जियम कहां से आ गया, तो देखो जब बात करते हैं नॉर्थ सी सम्मेलन की, तो ये एक समिट था, सम्मेलन था, तो कई सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो इस समिट के अंदर में पार्टिसिपेट करने वाले देशों में बेल्जियम भी था, डेनमार्क है, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम। ये कुछ कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो पूरा का पूरा समिट हुआ था कहां पे हुआ था, बेल्जियम की एक शहर है ऑस्टेंड, यहां पर। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जो नॉर्थ सी वाला रीजन है इसको हम लोग सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी सेंटर बनाएं। ग्रीन एनर्जी सेंटर बनाने का मकसद यहाँ पर यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या एनर्जी वगैरह जनरेट की जाए वो सब यहाँ पर रिन्यूएबल तरीके से जनरेट की जाए, यानी कि जो विंड टर्बाइंस होंगी, है ना, आपको पता होगा हम हवा से यानी कि विंड एनर्जी जनरेट करते हैं, तो वैसे किया जा सके। और कैसे करेंगे, तो समुद्र के अंदर, ध्यान से सुनना, समुद्र के अंदर विंड मिल्स को लगाया जाएगा। इसके ऊपर एक मेन फोकस है, वो कैसे लगाएंगे समझते हैं।
पहले यहाँ पे नॉर्थ सी को आप एक बार देख लो। अभी हमने बाल्टिक सी के बारे में डिस्कशन किया था ना, तो बाल्टिक सी तो ये वाला है। बाल्टिक सी के जस्ट और वेस्टर्न साइड में जाओगे तो आपको यहाँ पर ये नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। और जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, वो सब यहाँ पर नॉर्थ सी के आसपास के देश आपको देखने को मिल जाते हैं। अब नॉर्थ सी को पास से अगर आप देखना चाहोगे तो ये है, ऊपर नॉर्वे है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो हो गया, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन हो गया, यहाँ पर डेनमार्क है। नीचे जर्मनी आपको देखने को मिल जाएगा, उधर बेल्जियम देखने को मिल जाएगा, फिर इधर यहाँ पर फ्रांस भी है, देन इधर यूके है, इधर स्कॉटलैंड है, ये सारे कंट्रीज हैं। इधर पीछे आयरलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्थ सी के आसपास की कंट्रीज हैं, जो कि बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। इवन ऊपर शेटलैंड आइलैंड है, इधर ऑकने आइलैंड्स हैं, तो ये सब नॉर्थ सी के पास में है। और ध्यान रखना, नॉर्थ सी के नीचे पड़ता है स्ट्रेट ऑफ डोवर। क्या? स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़े हिस्से को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट वो वाला रीजन होता है जो कि दो बड़े बड़े समुद्र के हिस्से को आपस में जोड़ रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट बोलते हैं। तो इस समुद्र के अंदर में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के ऊपर में फोकस किया जाएगा। इस प्रकार की बात नॉर्थ सी समिट में बोली गई है। अब वो कैसे करेंगे, तो विंड एनर्जी लगाई जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए समुद्र में इस प्रकार से विंड मिल लगाई जाती हैं। इससे क्या होगा, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर समुद्र में जस्ट पास में कोस्टल वाले रीजन में अगर इस प्रकार से लगाना हो तो कह सकते हो कि ये जो है ना, जैसे यहाँ पर तट पर लगाना हो तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हो ये नीचे इसका बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर विंडमिल लगाया जाता है। थोड़ी और गहराई में जाना है तो इस प्रकार का एक टावर लग जाएगा, थोड़ी और गहराई में जाना है तो टावर और बड़ा कर दिया जाएगा, थोड़ी और गहराई में अगर समुद्र में जाते हैं तो इस प्रकार का यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है वो यूज़ किया जाता है इन विंडमिल्स को सेट करने के लिए। ठीक है, तो लगा देंगे, इससे एनर्जी को जनरेट करेंगे। तो समिट का टारगेट क्या था वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि ये दूसरा समिट था, है ना। तो पहला समिट कब हुआ था, तो पहला समिट 2022 में हुआ था, यानी पिछले साल ही हुआ था। वो कहां पे हुआ था, बेसिकली वहां पर ये वो डेनमार्क में हुआ था। ठीक है, अब नॉर्थ सी को लेकर कुछ फैक्ट्स हैं। नॉर्थ सी के बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, है ना। नॉर्थ सी के आसपास कौन कौन से देश हैं, ब्रिटेन है, साउथ वेस्ट और वेस्टर्न साइड से ब्रिटेन आपको देखने को मिलेगा, प्लस ऑकने और शेटलैंड आइलैंड्स भी इसके पास में ही हैं। नॉर्वे, जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करती हैं। स्ट्रेट ऑफ डोवर और इंग्लिश चैनल, ये सभी कुछ मैंने आपको यहाँ पर इसी मैप में दिखा दिया था। ये स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये है इंग्लिश चैनल, ये रहा यूके, ये रहा स्कॉटलैंड, ये रहा शेटलैंड आइलैंड, ये रहा ऑकने आइलैंड, ये सब यहाँ पर आसपास ही नॉर्थ सी के आसपास देखने को मिल जाते हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग फाइनली अपने क्वेश्चंस के ऊपर में। आई होप गाइज आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को सुन लिया है। अब फटाफट क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करना। लाइन से मैं आपको क्वेश्चंस बताता हुआ चलूंगा, आपने करना क्या है, सारे के सारे आंसर देना स्टार्ट कर देने हैं। लास्ट में आपको कुछ आंसर्स बताऊंगा, यानी कि सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, आप रीमैच करना और देखना कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डस नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बाल्टिक सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली ऐसा एग्जामिनेशन में लिखा हुआ भी मिल सकता है। कौन सा एक ऐसा देश है जो कि बाल्टिक सी के साथ में बॉर्डर नहीं बनाता है, बॉर्डर नहीं शेयर करता है। ए एस्टोनिया, बी जर्मनी, सी रशिया या फिर डी नॉर्वे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सांची स्तूपा। सांची स्तूपा को लेकर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो सांची स्तूपा है इसको बनाया गया है मॉडर्न एम्परर अशोका के थ्रू 5th सेंचुरी एडी में। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो सांची स्तूपा है यहाँ पर बुद्धा के काफ़ी सारे रिमेन्स, अवशेष वगैरह देखने को मिल जाते हैं, उसकी हम लोग यहाँ पर सुरक्षा भी करते हैं। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। now अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात यही है कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। तो कोणार्क सन टेम्पल आपको कौन से राज्य में स्थित देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात, सी ओडिशा या फिर डी मध्य प्रदेश। तो बताओ इसका सही सा उत्तर। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीडीएसओ, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत की मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंपोर्टेड ड्रग्स होती हैं, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी इंपोर्टेड दवाइयां हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल करना। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, लेसर फ्लेमिंगो के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि लेसर फ्लेमिंगो एक सबसे छोटी बर्ड देखने को मिलती है फ्लेमिंगो वाली कैटेगरी में, जो कि केवल और केवल एशियन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है।
सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि लेसर फ्लेमिंगो को हमने आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर में रख रखा है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जो कि हाल ही में न्यूज में देखने को मिली है, बताना है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है। ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दो बार रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, बता दो यहाँ पर कौन सा इन दोनों में से कोई तो एक होगा जो कि यहाँ पर इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को पब्लिश करता होगा। तो किसने पब्लिश किया है, फटाफट इसका आंसर दे दो नीचे कॉमेंट सेक्शन में। हाँ दोस्तों, ये थे आज के हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको मजा आ चुका होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपने सही सही अटेम्प्ट किया होगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 ये हाल ही में न्यूज़ में इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया। मैंने आपसे बोला भी था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो लेसर फ्लेमिंगोज हैं इसको लेकर दो स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इस वजह से ऑप्शन डी सही है। दोनों स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि जो ये फ्लेमिंगोज है ना, ये केवल एशियन कॉन्टिनेंट में नहीं पाए जाते, एशिया के साथ साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी पाए जाते हैं। दैट इज वाई स्टेटमेंट में गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर में इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज में नहीं रखा है, इसको रखा है नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर में। दैट इज वाई स्टेटमेंट 2 भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा नेदर 1 नर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीडीएससीओ को लेकर, तो इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स है, बताने थे कौन सा सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को लेकर वर्क करती है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इसका मेन काम क्या है कि हमारे देश में जो इंपोर्टेड ड्रग्स हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल करना। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया था अगले क्वेश्चन में कोणार्क सन टेम्पल कौन से राज्य में स्थित है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो है सी ओडिशा। ओडिशा के अंदर में आपको ये टेम्पल देखने को मिल जाएगा जो कि हमने सूर्य गॉड को जो है, हमारे सन गॉड जो है उनको डेडिकेट कर रखा है। फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था सांची स्तूपा को लेकर। सांची स्तूपा को लेकर दो स्टेटमेंट से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट मॉडर्न एम्परर अशोका के थ्रू बनाया गया था सांची स्तूपा 5th सेंचुरी एडी में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, ये अशोका के थ्रू बनाया तो गया था लेकिन ये 5th सेंचुरी में नहीं बनाया गया था, ये 3rd सेंचुरी में बनाया गया था, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है मॉडर्न एम्परर अशोका ने 3rd सेंचुरी बीसी में यहाँ पर इसको बनवाया था। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह है दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो बुद्धा के रेलिक्स हैं, रिमेन्स हैं, उनकी सुरक्षा करने का ये काम करता है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा देश है जो कि बाल्टिक सी के साथ में बॉर्डर नहीं बनाता, तो उसका सही उत्तर है नॉर्वे। एस्टोनिया, जर्मनी, रशिया ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं बाल्टिक सी के साथ में, लेकिन नॉर्वे बाल्टिक सी के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इस वजह से नॉर्वे इसका सही उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, कितने गलत हुए हैं वो भी बताना है, गलत होने के पीछे का रीजन क्या है वो भी जरूर से मेंशन करना। नाउ इस लेक्चर को करते हैं हम लोग समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।